100 किलो की रोटी खाने वाला ससुराल। क्या बात है शोभा जी, आज तो आपने कितनी बढ़िया बढ़िया सब्जियां बनाई है। खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है। अब जल्दी से रोटी भी ले आइए, बहुत जोरों की भूख लगी है। आज का खाना मैंने नहीं, आपकी लाडली बिटिया ने बनाया है। सुबह से किचन में लगी हुई है। कल्पना बेटा रोटी ले आओ। ये लीजिए, गर्मा गर्म रोटी खाकर बताइए कैसी बनी है आज की सब्जी। कल्पना, ये रोटियां इतनी मोटी मोटी क्यों है? हमारे घर में तो इतनी मोटी रोटियां नहीं बनती। क्योंकि हमारे घर की बनी हुई नहीं है, मैंने बाहर होटल से रोटी मंगवाई है। बाहर से रोटी क्यों मंगवाई है? घर में आटा खत्म हो गया था क्या? अरे माँ, आटा तो कनस्तर भर के रखा हुआ है। आप तो जानती हो कि मुझे रोटी बनाने में कितना आलस आता है, इसलिए मैंने बाहर से रोटियां मंगवा ली। कल्पना, ये तेरा मायका है, कल को जब ससुराल जाएगी वहां पर तो तुझे घर में ही रोटियां बनाकर खिलानी पड़ेंगी ना, अपने ससुराल वालों को, या उन्हें भी बाहर होटल से मंगवा कर खिलाएगी। अरे माँ, परेशान क्यों होती हो? मैं दहेज में रोटी मेकर लेकर जाऊंगी और फिर आराम से रोटी बनाऊंगी। अरे शोभा जी, क्यों बहस करती हो आप? जानती हो ना कि हम अपनी बेटी से कभी बहस में जीत नहीं सकते। चलो अब जल्दी से सब खाना खाओ, मुझे तो बहुत बहुत जोरों की भूख लगी है। हंसी मजाक करते हुए पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है। कल्पना को खाना बनाने का बचपन से ही काफी शौक था, लेकिन हमेशा से कल्पना को रोटी बनाने में बड़ा आलस आता था। अपने मायके में भी कल्पना बहुत मुश्किल से ही रोटी बनाती थी और अक्सर बाहर से ही रोटी मंगवा लिया करती थी। समय गुजरता है और अब कल्पना की एक अच्छे परिवार में शादी हो जाती है और आज कल्पना की उसके ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। भाभी, ये है हमारा किचन। इस शेल्फ में सारे मसाले, तेल और इधर राशन के डब्बे रखे हैं और फ्रिज में सारी सब्जियां। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें आवाज दे देना, हम बाहर ही बैठे हैं। अरे नहीं अलीशा, तुमने मुझे सब कुछ बता दिया, इतना काफी है। अब मैं जल्दी से खाने की तैयारी करती हूँ। वैसे खाने में बनाना क्या है? भाभी, शादी में इतना हैवी खाना खाया है कि अब आप कुछ लाइट ही बनाना। एक काम करिए, आप रोटी और सब्जी बना लीजिए, सबका पेट भी भर जाएगा और खाने में भी हल्का रहेगा। इतना कहकर अलीशा बाहर चली जाती है। वहीं कल्पना अब सबसे पहले सब्जी की तैयारी करती है और अपने ससुराल के सदस्यों के हिसाब से आटा गूंथ लेती है। सब मिलाकर 7-8 लोग हैं घर में। अगर 2-2 रोटियां भी खाएंगे तो 16 रोटियां बनानी पड़ेंगी। एक काम करती हूँ, 20 रोटी बना देती हूँ। अलीशा अपने दहेज में लाई हुई रोटी मेकर से जल्दी जल्दी छोटी छोटी रोटियां बनाने लगती है। तभी अलीशा की सास लता रसोई में आती है और अपनी बहू को इस तरह रोटियां बनाते देख, अरे कल्पना बहू, ये तू क्या कर रही है? इस तरह से रोटी बना रही है? वो मुझे रोटी बनाने की आदत नहीं है ना, इसलिए मैं रोटी मेकर का इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन आप फिक्र मत करिए, मैं जल्द ही चकले बेलन पर भी रोटियां बनाना सीख लूंगी। मैं रोटी मेकर को लेकर नहीं कह रही हूँ, तो इतनी छोटी छोटी रोटियां बना रही है इसलिए कह रही हूँ। हमारे घर में इस तरह की रोटी नहीं खाई जाती है। लगता है अलीशा ने तुझे ठीक से बताया नहीं। तू चल मेरे साथ। लता कल्पना को घर के पीछे बने आंगन में ले जाती है, जहां एक बहुत बड़ा मिट्टी का चूल्हा बना था, जिस पर कम से कम 100 किलो का तवा रखा हुआ था। माँ जी, इतना बड़ा चूल्हा? इतना बड़ा चूल्हा तो ढाबों पर भी नहीं होता है। हमारे आंगन में इतना बड़ा तवा क्या कर रहा है? इसी तवे पर हमारे लिए रोटियां बनती हैं। पहले तो घर के काम वाली रोटी बनाती थी, लेकिन तेरे आने से कुछ दिन पहले ही वो काम छोड़कर चली गई। तब से लेकर हम बाहर से ही रोटियां मंगवा कर खा रहे थे, लेकिन अब तू आ गई है तो इसलिए अब हम पहले की तरह रोटियां खा सकते हैं। हमारे घर में तीनों वक्त रोटियां ही बनती हैं और सिर्फ एक रोटी। क्या कहा आपने? आप सब लोगों के लिए सिर्फ एक रोटी बनती है? लेकिन एक रोटी में आप सब लोगों का पेट कैसे भरता होगा? क्योंकि वो एक रोटी पूरे 100 किलो की होती है। पीछे आंगन में ही हमने अलग से आटे के लिए गोदाम बना दिया है। आटा गूंथने के लिए बर्तन और पानी वगैरह है। तो आराम से 100 किलो आटा गूंथ कर उससे 100 किलो की एक मोटी रोटी बना दे। हम तब तक खाने का इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर लता वहां से चली जाती है। अपनी सास की बात को सुनकर कल्पना के तो होश ही उड़ जाते हैं। जिस कल्पना ने अपनी जिंदगी में कभी 4-5 से ज्यादा रोटियां नहीं बनाई थी, वो अब वहीं कल्पना अलग अलग बर्तन में ढेर सारा आटा गूंथकर 100 किलो की रोटी बनाने की तैयारी कर रही थी। ये सब सच है या मैं कोई बुरा सपना देख रही हूँ? मेरे ससुराल वाले सच में एक वक्त में 100 किलो की रोटी खाते हैं? तभी तो मैं सोचूं कि सब इतने हट्टे कट्टे क्यों हैं। आटा तक मैं गूंथ लूंगी, लेकिन 100 किलो की रोटी बेलूंगी कैसे? गोदाम में एक बड़ा सा चकला और बेलन रखा हुआ था, जिस पर बेचारी कल्पना छोटे छोटे आटे की लोई बनाकर रखकर उन्हें आपस में जोड़कर बेलने लगती है। 1 घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार कल्पना एक मोटी सी रोटी बेल कर उसे 100 किलो के तवे पर रखने लगती है, जिसे देख आस पड़ोस की कुछ औरतें,
और देखो सुषमा बहन, अभी तो बहू के हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी और इन्होंने इससे भी 100 किलो की रोटी बनवाना शुरू कर दिया। बेचारी। बहुत दुख हो रहा है इस बेचारी की ऐसी हालत देखकर। ना जाने किन खबीसों के घर में ब्याह कर आ गई है बेचारी लड़की। उन पड़ोसन की बात सुनते ही कल्पना को काफी दुख होता है। कुछ देर में कल्पना उस रोटी के चाकू से टुकड़े कर ले जाकर ससुराल वालों को दे देती है। इसी तरह कल्पना को दिन में 3 बार अपने ससुराल वालों के लिए 100-100 किलो की रोटी बनानी पड़ती है। आटा गूंथते हुए हाथों की पूरी उंगलियां सूज कर टमाटर जैसी लाल हो गई हैं। कभी ढेर सारा आटा गूंथने की वजह से कल्पना के हाथों में दर्द होता, तो कभी 100 किलो की रोटी पलटने और गर्मा गर्म तवे से हाथ जल जाता। काश मैं अपनी सहेलियों की बात मान लेती। सही कहा था उन्होंने कि पहले आए रिश्ते के लिए कभी हाँ मत बोलना, लेकिन मुझे ही शादी की जल्दी पड़ी थी। लगता है जिंदगी भर अपने माँ बाप को बाहर से रोटियां मंगवा कर खिलाई हैं, इसलिए भगवान इसकी सजा दे रहा है मुझे। जहां एक तरफ रोज रोज 100-100 किलो की रोटी बनाकर कल्पना परेशान हो रही थी, वहीं कल्पना के ससुराल वाले हर रोज 100 किलो की रोटी खाकर अपना वजन भी बढ़ा रहे थे। माँ देखो ना, ये सूट मैंने 2 हफ्ते पहले ही सिलवाया था, लेकिन ये तो इतना टाइट हो गया। क्या मेरा वजन इतना जल्दी बढ़ गया? 100 किलो की रोटी खाओगे तो वजन तो बढ़ेगा ही ना। सबके सब ढोल की तरह फटे जा रहे हैं। अरे यार, इस बार तो घर के राशन का बजट कुछ ज्यादा ही बैठ गया है। पूरे 25,000 का राशन आया इस महीने तो। 25,000 का? लेकिन इतना कैसे? हमारे पड़ोस वाले घर में तो 10 से 12 लोग हैं, तो भी उनके घर में 10,000 तक का राशन आता है, लेकिन हमारे घर में तो इतने कम लोग हैं, फिर भी 25,000 का राशन। ये इतना राशन कहाँ जा रहा है? आप लोगों के पेट में, और दिन में 100 किलो की 3-3 रोटियां बनवाओगे तो राशन तो लगेगा ही ना। भुक्कड़ कहीं की। सही कह रहे थे पड़ोस वाले, ना जाने किन खबीसों के घर में आई हूं मैं। समय ऐसे ही गुजरता रहता है। कल्पना हर रोज की तरह आंगन में बैठकर अलग अलग बर्तन में ढेर सारा आटा गूंथ रही थी कि तभी एक गाय आती है और आटे में मुंह मारने लगती है। भाग यहाँ से, इतनी मुश्किल से मैंने आटा गूंथा और तू इसे खराब कर रही है। भाग यहाँ से। बहुत हुआ, मेरी तो नाक में दम कर दिया इन लोगों ने। अब तो इन्हें मुझे ही सुधारना पड़ेगा। कल्पना जानबूझकर आज की 100 किलो की रोटी को बिल्कुल तवे पर जला देती है और वहीं जली हुई रोटी लाकर सभी को परोसती है। अरे ये क्या बहू, तूने तो बिल्कुल जला हुआ मोटा पापड़ लाकर रख दिया है। अरे माँ जी, वो जरा मैं किसी काम से कमरे में चली गई थी, जब तक आई तो रोटी जलने लगी। और ये 100 किलो की रोटी इतनी भारी होती है कि इसके पलटने में ही 5 मिनट लग जाते हैं। कल्पना कभी जानबूझकर रोटी जलाती तो कभी रोटी को आधा कच्चा पका कर ले आती। माँ, कल भाभी ने रोटी जला दी और आज कच्ची रोटी उठा कर ले आई। खा ले बेटा, कम से कम जली हुई रोटी से तो यही ठीक ही है। अपने ससुराल वालों को सबक सिखाने के लिए कल्पना गोदाम में से हर रोज आटा निकालकर बाहर गरीबों में बांट देती है, जिसके चलते बार बार इन लोगों को आटा लेकर आना पड़ता, जिसका असर उन लोगों के खर्चे पर पड़ रहा था। साथ ही कल्पना आज कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही होती है। माँ बहुत दिनों से याद कर रही हैं, तो मैं कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी। कल्पना के मायके जाने के बाद अब रोटी बनाने की जिम्मेदारी लता और उसकी दोनों बेटियों पर आ जाती है। सिर्फ एक बार ही 100 किलो की रोटी बनाने में इन तीनों माँ बेटियों की हालत टाइट हो जाती है। जरा मेरे हाथ तो देखो कितने सूज रहे हैं। अब तो मैं दोपहर में चावल खा लूंगी, मुझ में हिम्मत नहीं है कि दोबारा से 100 किलो की रोटी बनाऊं। मैं तो बाहर से ही रोटी मंगवा लूंगी, आज के लिए इतना काफी है। 100 किलो की रोटी बेलते बेलते मेरी कमर में ही दर्द हो गया है। 2 से 4 दिन में ही लता और उसकी दोनों बेटियां रोटियां बनाकर थक जाती हैं। सबको अपने बढ़ते वजन और घर के बढ़ते खर्च पर भी अब नजर जाने लगी थी। अब मैं तो दिन के बस पतली पतली 2 रोटियां ही खाऊंगी। मेरा वजन देखो कितना बढ़ गया है। 4 दिन पहले के लाए हुए कपड़े भी फिट नहीं आ रहे मुझे। सबका यही हाल है। जरा घर के खर्चे पर तो नजर डालो। बाप रे बाप, दिन पर दिन पैसे बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारी पुरानी आदत ने हमारा कितना नुकसान करके रख दिया है। पैसों के साथ साथ शरीर की हालत भी कितनी खराब हो गई है। अब इस घर में कभी भी 100 किलो की रोटी नहीं बनेगी। अब से हम सभी और लोगों की तरह मामूली छोटी रोटियां ही खाएंगे, वो भी लिमिट में। कल्पना जैसे ही अपने ससुराल आती है तो ये सब जानकर काफी खुश होती है, जिसके बाद अब कल्पना दहेज में लाए हुए अपने रोटी मेकर से सबके हिसाब से छोटी छोटी 2 रोटियां ही बनाती है। मामा बहुत ठंड लग रही है, हम यहाँ क्यों रह रहे हैं? चलो ना यहाँ से अपने घर वापस। बेटा, अभी हम अपने घर नहीं जा सकते, मजबूरी है जिस वजह से यहाँ है। और जमीन पर नंगे पांव खड़े नहीं रहो, इधर बोरी पर लेट जाओ, ठंड नहीं लगेगी। हाँ गोलू, आजा बेटा, अपनी दादी के पास बैठ जा। मैंने गेहूं का जैसे तैसे दलिया बना दिया है, आ जाइए, सब खा लीजिए।
नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा ये, मुझे देखने में ही बहुत बेकार लग रहा है माँ। बेटा खाना ही पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। आखिर क्यों एक गरीब परिवार गेहूं के गोदाम में गेहूं की बोरियों के बीच ठंड में ठिठुर कर रह रहा था? आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां राजन अपने परिवार के साथ अपने छोटे से किराए के घर में खुश था। पापा, मैंने खाना खा लिया, चलो मुझे झुलाओ, मैं आपके पेट पर चढ़कर झूलूंगा, आप घोड़ा बन जाओ। अच्छा ठीक है, आ जाओ। अरे गोलू, तू बदमाश हो गया है। पापा वैसे भी परेशान हो जाते हैं गोद में बॉडी उठाकर, और उनकी पीठ पर चढ़ गया। चल उतर। नहीं, मैं नहीं उतरूंगा। अरे कोई बात नहीं बहू, तेरा पति राजन भी बचपन में मेरी पीठ पर मुझे घोड़ा बनाकर घूमता था। अब तेरे पति की बारी, इससे बाप बेटे का रिश्ता भी मजबूत हो जाता है। ये तो है पापा जी। चलो पापा चलो, चल मेरे घोड़ी टुक टुक टुक, चल मेरे घोड़ी टुक टुक टुक। ऐसे ही बाप बेटे मस्ती करते हैं। अगले दिन राजन गेहूं के गोदाम पर काम करने चला जाता है, जहां वो भारी गेहूं की बोरी उठाकर ट्रक में रखवाता है। मेरी पीठ, ओह, एक तो इतनी ठंड है, ऊपर से ऐसा काम, लेकिन परिवार के लिए करना तो पड़ेगा ही। वैसे भी घर में एक कंबल भी लेकर जाना है, पता नहीं पैसे कब मिलेंगे। कंबल ले लो कंबल, 200 रुपए 200 रुपए। अरे यार राजन, अगर तुम्हें कंबल लेना है तो मैं खरीदवा देता हूँ। अरे नहीं मालिक, कोई बात नहीं। अरे मैं खरीदवा देता हूँ, तो मेरे गोदाम के बहुत होनहार मजदूर हो। मालिक गली में आए कंबल वाले से एक कंबल खरीदवा कर राजन को दे देता है। लो राजन, अपने बेटे को ये कंबल उड़ाना, और पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और हाँ, 15 दिन के लिए मैं शादी के चक्कर में यहाँ से बाहर जा रहा हूँ, तो इस गोदाम को बंद कर देना। चाबी मैं तुमसे आकर ले लूंगा। ठीक है मालिक, बस मैं 4-5 बोरियां और ट्रक में लोड करवा दूं, फिर गोदाम बंद कर दूंगा। ये सुन मालिक चला जाता है। राजन सारी भारी भारी बोरी उठाकर ट्रक में रखवाता है और काम पूरा करवा कर गोदाम बंद करके घर आ जाता है। अपने पिता को देखते ही गोलू राजन से चिपक जाता है। पापा आ गए, पापा आ गए। पापा, आपके हाथ तो बहुत ठंडे हैं। राजन जी, आप यहाँ पर आइए, मैंने आग जला रखी है, आप हाथ सेक लीजिए। हाँ बेटा, आ जा। आया पिताजी। वैसे अर्पिता, आज तुमने क्या खाना बनाया है? अजी, मैंने दाल चावल बनाए हैं। फिर राजन हाथ सेक कर सबके साथ खाना खाता है। अरे मैया रे मैया, कितनी ठंड हो रही है, मेरे हाथ तो सुन्न हो गए हैं, ये ठंड कब जाएगी? अरे माँ जी, अभी तो ढंग से ठंड आई ही नहीं है, और ठंड को जाने में बहुत समय है। अब तो यही चलेगा, लकड़ी जलाकर काम चलाना। बताओ, कंबल भी नहीं है हमारे पास। ओहो, ये मुझे क्या हो गया? मालिक ने कंबल दिलाया था और मैं तो गोदाम में ही भूल गया, और मालिक भी 15 दिन बाद आएंगे। कोई बात नहीं बेटा, बाद में ले लेना, 15 दिन की ही तो बात है। कुछ देर बाद लाइट चली जाती है। ओहो, वैसे ही ठंड है, और इस लाइट को भी अभी जाना था। बताओ, अंगीठी बुझ गई है। माँ, मुझे अंधेरे से डर लग रहा है, लाइट जला दो। अरे बहू, लालटेन रखी होगी, जरा जला दे। तभी सास की बात सुनकर अर्पिता लालटेन जला देती है, जिससे अंधेरे घर में रोशनी आ जाती है। कुछ देर बाद लालटेन की मिट्टी का तेल कपड़ों की तरफ गिर जाता है, जिससे एक बार में ही घर जलने लगता है। घर वाले चिल्लाने लगते हैं, अरे बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, आग लग गई। माँ, आग। भगवान, ये आग कैसे लगी? राजन कुछ कर। माँ, पिताजी, अर्पिता, गोलू को लेकर दरवाजे की तरफ चलो, ये आग तो बुझने का नाम ही नहीं ले रही है, जल्दी करो। राजन किसी तरह दरवाजे को लात मारकर तोड़ता है और अपने घर वालों को एक एक करके घर से बाहर निकालता है। वो पानी लेकर बुझाने की कोशिश करता है, इतने में झोपड़ी जलकर खाक हो जाती है। घर वाले बहुत रोते हैं। अरे कोई तो हमारे घर को बचाओ, सब खत्म हो गया, अब इतनी ठंड में हम कैसे रहेंगे? क्यों हुआ ऐसे? क्यों हुआ? हमारे सर से छत चली गई। ओहो, बड़ा बुरा हुआ। अब तुम लोग ठंड में बिना घर के कैसे रहोगे? और तुम जिसके घर में रह रहे थे, वो मालिक तुम्हारा क्या हश्र करेगा? चाची जी, हम आपके बुरे समय में काम आए थे, ऐसे मजाक नहीं उड़ा रहे थे। अगर आप हमारी मदद नहीं कर सकती तो हमारा बुरा भी ना करिए। मजबूरन परिवार वाले एक पेड़ के सहारे ठंड में ठिठुर कर वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह उनका मालिक और उन पर चिल्लाने लगता है, शर्म आती है तुम लोगों को जरा सी भी? एक तो तुमने 2 महीने से मेरा किराया नहीं दिया, ऊपर से मेरे घर को जलाकर राख कर दिया। निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा गुस्सा और बढ़े और मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे झोंक दूं। जाओ यहाँ से।
ये कहकर मालिक उन सबको ठंड में वहां से निकाल देता है, जिस वजह से वो ठंड में बच्चे के साथ ठिठुरते रहते हैं। मम्मी पापा, बहुत ठंड लग रही है, हम अपने घर में क्यों नहीं जा रहे? हम कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं बेटा, अब हम कहाँ रहेंगे और हमारे पास तो ना घर बचा ना सामान। राजन बेटा, क्या कुछ हो सकता है? कुछ सोचा तूने? एक तो आप लोग भी कमजोर हो, ठंड में बाहर रह नहीं सकते, मेरे पास कोई इंतजाम भी नहीं है, क्या करूं? मालिक भी 15 दिन बाद आएंगे। अरे हाँ, उनका गोदाम तो खाली पड़ा है और मेरे पास चाबी भी है। ठंड से बचने के लिए फिलहाल हम वहां जा सकते हैं, चलिए हम सब वहीं चलते हैं। पर बेटा, तेरे मालिक के पीछे से हम उनके गोदाम में रहेंगे, ये ठीक नहीं है। लेकिन माँ, मजबूरी भी तो है, चलिए हम चलते हैं, और वहाँ पर कंबल भी रखा है। राजन के गले की लॉकेट में उसके मालिक के गोदाम की चाबी होती है, जिसे खोलकर गरीब परिवार ठंड से बचने के लिए वहां बस जाता है और ठंडी जमीन पर बैठ जाते हैं, जहां वो कांपने लगते हैं। ये जगह तो बहुत ठंडी है बेटा। माँ जी, ये गेहूं गर्म होते हैं और गेहूं की बोरी भी। हम सब इसी पर बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं, जिससे हमें ठंड नहीं लगेगी। हाँ बहू। माँ, दादी, दादू, मुझे ठंड लग रही है और भूख भी। मैं बाहर से कुछ इंतजाम करके आता हूँ। तभी सब लोग गेहूं की बोरी पर लेट जाते हैं, कुछ बैठ जाते हैं। तभी राजन को अपना कंबल दिखाई देता है, जिसे वो बेटे और माता पिता को उड़ा देता है। इतने में राजन जान पहचान के चाय वाले से कुछ चाय मट्ठी गोदाम में ले आता है और अपने परिवार को खिला देता है। बेटा, तू यहाँ काम करता है, अपनी जान पहचान से तू कम चाय मट्ठी तो ले आया। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ऐसे ही ठंड में गरीब परिवार गेहूं की गोदाम के फैक्ट्री में मजबूरी में रहकर अपना गुजारा करता है। गोदाम के बाहर एक राशन की दुकान भी थी, जहां से राजन कुछ उधारी पर दाल चावल मसाले ले आता है। बहू चूल्हा बनाकर खुले हुए थोड़े गेहूं को उबालकर उसमें चीनी डालकर दलिए के रूप में दे देती है। छी माँ, ये क्या है? मैं इसको नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं खाना। बेटा, खाना ही पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है, मजबूरी है, थोड़ा तो समझ। फिर अर्पिता की बात सुनकर सब खाना खा लेते हैं और वो दाल चावल कुछ भी बनाकर ठंड में ठिठुर कर खा लेते हैं। बहू, हम लोगों को इतनी ठंड लग रही है तो गोलू को और तुम सबको भी तो लग रही होगी ना, पर हमारे पास स्वेटर शॉल कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कंबल से क्या होगा? आइडिया माँ जी, तुम्हारे पास यहाँ पर कुछ खाली बेकार बोरी भी है, उसका स्वेटर बनाकर हम पहन सकते हैं। भगवान, ये चूहा कहाँ से आ गया है? अगर इस चूहे ने बोरी खराब कर दी तो माल खराब हो जाएगा। अभी भगाती हूँ इसको। और मैं भी। पति पत्नी दोनों चूहे को भगा देते हैं, पर एक तरह से गेहूं के गोदाम में गेहूं की देखरेख भी करते हैं और गेहूं की बोरी से स्वेटर बनाकर सबको पहना देती है, जिससे उनकी थोड़ी बहुत ठंड बच जाती है। और 15 दिन पूरे होते ही मालिक गोदाम में आ जाता है। उन्हें देख गुस्सा करता है। ये क्या है राजन, मैंने तुम्हें इतना होनहार ईमानदार मजदूर समझा था, पर तुम तो मेरे पीठ पीछे मेरे गोदाम में हक जमा कर बैठे हो। तुम्हें चाबी देनी ही नहीं चाहिए थी। बताओ, कितना माल तुमने यहाँ से गायब कर दिया? लगता है मुझे पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। मालिक, आप गलत समझ रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए। मेरा परिवार मुश्किल में था, मेरा घर जल गया, ठंड से बचने के लिए मजबूरी में मैं यहाँ पे आया हूँ। अगर मैंने आपका माल गायब किया होता तो मैं अपने परिवार के साथ यहाँ क्यों होता? कहीं गायब हो जाता, क्या आप मुझे ढूंढ ही नहीं पाते? हाँ मालिक, हम पर विश्वास कीजिए, हमने आपका एक दाना भी यहाँ से बाहर नहीं जाने दिया, और मेरे बहू बेटे ने तो चूहे को भी भगाया, एक भी बोरी खराब नहीं होने दी। मुझे माफ करना, बिना कुछ जाने मैं तुम लोगों को न जाने क्या क्या बोल बैठा। वो तो अच्छा हुआ तुम यहाँ पर थे, तो एक तरह से मेरे गोदाम की देखभाल ही हुई है। इस गोदाम में 2 कमरे हैं, इसलिए आज से एक कमरे में तुम्हारा परिवार रह सकता है, और ऐसे ही आगे देखभाल करते रहना। शुक्रिया मालिक, शुक्रिया, आपने हमें समझा, आप बहुत अच्छे हैं। मालिक, मैं आपके गोदाम को साफ कर रखने का काम कर सकती हूँ। हाँ ठीक है। अर्पिता शुक्रिया अदा करके गोदाम की सफाई करने लगती है और गोदाम खुलने पर वापस मजदूर आकर काम करने लगते हैं। इस तरह मजबूरी के चलते एक परिवार को गेहूं के गोदाम में रहना पड़ता है और पति पत्नी काम करके अपने घर को चलाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।